Hello student, welcome to the Ihantam Academy YouTube channel. The student, today we will talk about the factors which affect the rate of reaction. And I hope you are being continued through this channel so that you can get the proper chemical knowledge with respect to the chemical kinetics. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि how rate of reaction depends upon the concentration of the reactant or the product. Okay, and we have already discussed about the rate of reaction in terms of concentration as average rate and instantaneous rate as well as the rate law. So now today we will talk about the how any factors can affect the rate of reaction. तो उसमें सबसे पहले हमें समझना है the name of factors which affect the rate of reaction. So in the name of factors which affect the rate of reaction is generally we have seen that concentration of the reactant. तो सबसे पहले चीज हमें समझना है the name of this factor. So the concentration of reactant एक तो आपका ये होगा जो rate of reactions को affect करता है. Second जो हम लोग कह सकते हैं that is called order of reaction. Order of reaction. And the third factor that we can say that is called nature of reactant. Nature of reactant. कि कोई रिएक्टेंट अपने नेचर से किस तरीके से रेट को अफेक्ट करेगा वो भी चीज हमें समझना है. नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. तो एक एक करके हम लोग हर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे. नेक्स्ट फिफ्थ है आपके पास एंड दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इफेक्ट. अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिफर करेगा. सिक्स्थ है आपके पास एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. एडिशन ऑफ कैटलिस्ट या प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कि किसी केमिकल रिएक्शंस में अगर आप कैटलिस्ट को रखते हैं तो वो कैसे रेट को अफेक्ट करता है. और सेवंथ जो फैक्टर्स है दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. तो ये 7 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं और वो कैसे अफेक्ट करने रेट ऑफ रिएक्शंस को उसको हम एक एक करके समझेंगे. तो उसमें है सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल we have to study about the concentration of the reactant कि how the concentration of reactant can affect the rate of reactions. Okay, तो पहला है आपके पास concentration effect. concentration effect. Okay, तो देखिए concentration effect को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं. concentration effect को हमने दोनों तरीके से समझा है. लाइक जैसे अगर आपके पास एक रिएक्टेंट होता है, लेट अस से दैट you have a reactant which have to convert in the form of product and at the time is equal to 0 second. 0 second पर इसका concentration C1 है. then when the reaction is not proceed, अगर अभी आपका रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ किसका concentration होगा, रिएक्टेंट का concentration होगा, प्रोडक्ट का concentration 0 होगा. ओके, नाउ आफ्टर टाइम इज इक्वल टू T सेकेंड. मतलब T सेकेंड के बाद जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ होगा, कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के बाद हमने बोला C2 बचा. तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो गया. सो दैट चेंज इन कंसंट्रेशन वी कैन से दैट डेल्टा C इज इक्वल टू C2 माइनस C1 वेयर दिस इज कॉल्ड माइनस साइन. और माइनस का मतलब आपने पढ़ा था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. अब आप देखेंगे कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शंस या किसी केमिकल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम बदल देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाता है. जैसे हमने बोला क्या कि हम लेट कर लेते हैं एक रिएक्शन जो है या एक रिएक्टेंट जो है वो 20% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन का रिएक्ट करता है. तो जैसे मान लो क्या आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो अगर 2 मोल्स पर लीटर, कितना है 2 मोल्स पर लीटर, और ये अगर 20% रिएक्ट कर रहा है, कितना परसेंट रिएक्ट कर रहा है बेटा 20%, ओनली 20% अगर रिएक्ट कर रहा है तो 20% कहने का मतलब कितना हो जाएगा, तो 0.4 मोल पर लीटर ये रिएक्ट कर रहा है. तो हम लोग बोल सकते हैं 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में ये 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड से रिएक्ट कर रहा है, इसका रेट. अब ऐसा मान के चलिए अगर आपने उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 2 मोल से 4 मोल पर लीटर कर दिया, कितना कर दिया आपने 4 मोल पर लीटर. अगर आपने 4 मोल कर दिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अभी भी रिएक्टेंट का जो रेशियो है, जो रिएक्ट करने का जो परसेंटेज है, अगर वो 20% है तो 4 का 20% कितना हो जाएगा 0.8 मोल
per liter per second. So we have seen when the initial concentration increases, then the rate of reactions will also increases. Okay, यहाँ पर कोई confusion तो नहीं है ना? यानी हम लोग लिख सकते हैं with respect to the concentration of reactant, when the concentration of reactant is changed, rate of reaction is also changed. That means the rate of reaction, we can say that, so the rate of reaction is directly proportional to the concentration to the power delta, यानी change in concentration with respect to that power, right ना? अब ये power क्या होता है वो हमें order of reaction में समझ में आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant, कि जिस तरीके से concentration change करेंगे उस तरीके से rate of reaction भी क्या होगा आपका change होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन में हमें समझ में आ गया कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ कैसे समझ सकते हैं? तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड फैक्टर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है और किस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि लेट अस से दैट कि आपके पास कोई जनरल रिएक्शन, यू हैव अ जनरल रिएक्शंस लाइक A moles of A reacts with B moles of B, then product is formed। आपके पास कोई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, P प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अर्थात अगर हम बोलें दिस इक्वेशन इज स्टैक्योमेट्रिकली कैलकुलेटेड, then that A and B is the stoichiometric number of this reactant, right now stoichiometric। लेकिन जब हम stoichiometric कैलकुलेशन की बात करते हैं तो this stoichiometric number can be infinite। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई ऐसा रिएक्शन है, जैसे दैट हमने बोला क्या 1 moles of H2 and 1 moles of I2 react together to form 2 moles of HI। तो अगर हम इसके 2 मोल्स को कर दें और इसके भी 2 मोल्स लगा दें तो ये इसका कितना फॉर्म होगा 4 मोल्स ऑफ HI फॉर्म होगा। अगर इसको हम लिख दें 3 मोल्स ऑफ H2 प्लस 3 मोल्स ऑफ I2, देन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कितना फॉर्म होगा 6 मोल्स ऑफ HI। सो दिस नंबर 1 2 3 दिस नंबर आर द स्टैक्योमेट्रिक नंबर। तो हम किसी केमिकल रिएक्शन को इनफाइनाइट स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर है that number cannot define the rate of reaction। तो हमने क्या देखा, एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटल स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन देखा। तो एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन अगर हमने देखा और हमने बोला एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमने कुछ ऐसा मिला। So from the experimental reactions, if we have seen X mole of A reacts with Y moles of B, then product is formed। Then the product is formed। Then the from rate law हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। From rate law, इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। From rate law we can say that rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। तो A to the power X into B to the power Y, then rate is equal to K into molar concentration of A to the power X into B to the power Y। अब ध्यान दीजिए, ये अगर मैं इसको concentration के टर्म्स में लिख दूं यहाँ पर, देन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं rate is equal to K into concentration of A to the power X into concentration of B to the power Y। इस सिचुएशंस में हम क्या देख पा रहे हैं कि बेस अगर सेम होता तो पावर को जोड़ देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा K into C to the power X plus Y, and in that case we can say that the delta n is equal to X plus Y। और जैसे हम x plus y को डेल्टा n लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन विल चेंज इन दैट वे। सो रेट इज इक्वल टू आ गया क्या k इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा n। हियर दिस डेल्टा n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यानी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा n इज इक्वल टू x प्लस y। आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली, है ना? तो हम यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है,
ओके तो अब हम इसके डेफिनेशंस को एनालाइज करते हुए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को एनालाइज करके हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन उस पर बातें करेंगे। ओके चलिए ओके ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम इसका डेफिनेशंस लिखते हुए इसकी कुछ बात को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखें यहाँ पर ओके तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस यानी हमारे पास क्या है, रिएक्शन ये था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू XA YB देन वी गेट प्रोडक्ट। तो यहां से आपके पास रेट एक्सप्रेशन क्या आ गया, रेट एक्सप्रेशन आ गया K into A to the power X into B to the power Y, then overall delta N is equal to X plus Y and this is called overall order of reaction। लिख सकते हैं इसके क्या हम लोग, overall ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से। अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हाट वी कैन राइट, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट मींस इट इज सम ऑफ पावर ऑफ concentration of, it is sum of power of concentration of reactant in rate expression, in rate expression राइट ना। तो रेट एक्सप्रेशन में जो गिवन है उसके पावर का सम करेंगे, इसलिए हम लोग लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एन, इट इज denoted by delta n, hence delta n is equal to x plus y। यानी कि ये जो सम है ये किसका सम है, एक्सपेरिमेंटल पावर का सम है। तो सम ऑफ एक्सपेरिमेंटल पावर, सम ऑफ एक्सपेरिमेंटल पावर, एक्सपेरिमेंटल पावर ऑफ रिएक्टेंट जो बदलने वाला नहीं है, यानी एक्सपेरिमेंट में देखा तो यही नंबर ऑफ मोल्स है जो स्टैक्योमेट्रिक से अलग है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। ओके अब देखिए इसके बेसिस पर हम लोग तीन बातें यहाँ पर समझ सकते हैं। पहली बात है इस रेट से पहले चीज हमने देखा क्या, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने डेल्टा एन लिखा जो कि x प्लस वाई के बराबर होगा। सेकेंड चीज समझिए यहाँ पर देखिए, सेकेंड चीज अगर आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ए पर पावर कितना है x, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग x। तीसरा चीज समझिए यहाँ पर, तीसरा चीज देखिए व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ b, तो क्या लिख सकते हैं यहां से देखिए order of reaction in terms of B is equal to Y। तो X A के लिए, Y B के लिए, और इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन वाली बातें तो नहीं है ना। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से ये बात है, इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हुए और फिर इसकी रेट एक्सप्रेशन को देखेंगे। ओके बेटा अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट ना, कि व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। ओके तो पहला चीज हमें समझना है प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके तो देखिए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला चीज हमने क्या देखा, ये रेट एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर का जो पावर होता है सिर्फ उसको सम करना होता है। यानी रिएक्शन कुछ भी होता है, जैसे हमने बोला A ऑफ A प्लस B ऑफ B था, बट अगर इसमें लिखा हुआ है रेट इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर X B टू द पावर Y, देन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा N इज इक्वल टू X प्लस Y। किसी ऑथर ने अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिखा है रेट इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर P इंटू B टू द पावर Q, then delta n is equal to p plus q, but दोनों का मीनिंग सेम है। ये क्या है देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या अभी मैंने बोला
ये है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गिवन इन द रेट एक्सप्रेशन। इसके रेट एक्सप्रेशन में x और y गिवन है इसलिए हमने x प्लस y किया। इसके रेट एक्सप्रेशन में p और q गिवन है इसलिए आपने p प्लस q किया, लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही है ना। तो सबसे पहला चीज यानी क्या आ गया यहाँ से, इसके हिसाब से देखेंगे तो पहला जो प्रॉपर्टीज है वो डेफिनेशन ऑफ दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant in rate expression, in rate expression मतलब रेट एक्सप्रेशन में जो पावर गिवन है उसका सम करके हम लोग निकाल सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, यानी A और B नहीं है, इसका मतलब ये स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का सम नहीं होता है। सो लिख सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्टैक्योमेट्रिक पावर, स्टैक्योमेट्रिक नंबर सीधा लिखता हूं मैं यहाँ पर, स्टैक्योमेट्रिक नंबर ये स्टैक्योमेट्रिक नंबर के बराबर नहीं होगा। तो तीसरा चीज, यानी ये कैसा नंबर है, ये एक्सपेरिमेंटल नंबर है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट विल बी एन एक्सपेरिमेंटल नंबर, इट विल बी एन एक्सपेरिमेंटल नंबर, यानी ये सम है, किसका सम है, एक्सपेरिमेंटल नंबर का सम है। ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है यानी दैट इज डेल्टा n इज इक्वल टू x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0, मतलब 0 हो सकता है, फ्रैक्शन दैट मीन्स 1/2 हो सकता है, एंड अ पॉजिटिव होल नंबर, यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 दैट मीन्स 1 2 3 एंड सो। तो यानी दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसके बेसिस पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? x प्लस वाई यानी p प्लस क्यू दोनों सेम है क्योंकि दोनों रेट एक्सप्रेशन में पावर गिवन है। तो इसमें हमने लिखा सम ऑफ पावर ऑफ रेट एक्सप्रेशन, ओके, नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्टैक्योमेट्रिक नंबर। यहाँ पर स्टैक्योमेट्रिक नंबर a और b था, उसके बराबर नहीं होगा क्योंकि स्टैक्योमेट्रिक नंबर कुछ भी हो सकता है आपका। इट विल बी एन एक्सपेरिमेंटल नंबर, यानी x और y या p एंड q हम कहाँ से पता लगा पा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से पता लगा पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट डेल्टा n जो है इसको डेल्टा n से डिनोट करते हैं, जो x प्लस वाई या p प्लस क्यू के बराबर होगा, जो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और होल पॉजिटिव नंबर में भी हो सकता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक और, इसको मिटाएं। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं, कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ पर पांचवा चीज देखिए, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है आपके पास, राइट ना। पांचवा चीज समझना आपको क्या है, 5 पांचवा चीज हम लोग देखते हैं क्या, कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्शन होता है तो वो कैसे हम लोग यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं, तो उस चीज को देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट अस से दैट कि आपके पास एक रिएक्शन है एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पर दिस इज क्लोरोमीथेन, दिस इज हाइड्रोक्साइड। आप एक चीज समझेंगे, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, OH पर नेगेटिव चार्ज है। जिस रिएजेंट पर नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव अट्रैक्टिव, यानी यहाँ पर एक वर्ड हम लोग लिखते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, फाइल का मतलब होता है टू लव, मतलब एक ऐसा स्पीशीज जिसको पॉजिटिव चार्ज से लव हो वो न्यूक्लियोफाइल कहता है। वो क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो OH पर तो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसका लव किसके साथ होगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा, इसलिए ये OH- आपका न्यूक्लियोफाइल है। सो वी कैन राइट है ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान दीजिए, देखो इस रिएजेंट में कार्बन के साथ क्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द कार्बन, सो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रेज ओवर द क्लोरीन। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा बेटा, अगर इस पर नेगेटिव है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब आपने खुद पढ़ा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टीज होती है वो पॉजिटिव चार्ज से लव करता है, तो क्लोरीन पर तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसको अप्रोच करना चाहेगा, दिस OH- एज न्यूक्लियोफाइल ट्राई टू अप्रोच कार्बन सेंटर। तो ये इतराते हुए इधर आना चाह रहा था,
अब जब इतराते हुए ये पॉजिटिव सेंटर के पास आ रहा होगा तो देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, रिपल्सन, किसके कारण, ड्यू टू सेम चार्जेस, ड्यू टू सेम चार्जेस, मतलब दोनों के पास सेम चार्ज है, इसलिए सेम चार्ज में रिपल्सन हुआ, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए लिखेंगे क्या, नो रिएक्शन। रिजल्ट क्या आया, नो रिएक्शन। अब जब रिएक्शन ही नहीं स्टार्ट हुआ तो अभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। अब समझिए, देखिए दूसरा, जब ये हाइड्रोक्साइड आयन अपने काइनेटिक एनर्जी के साथ इतराते हुए बैक से अप्रोच करेगा, मतलब ये फ्रंट से न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इसको रिपेल किया, ये रूट करके पीछे से आया, राइट ना। जब पीछे से ये जगह बना रहा है तो क्या होगा उस सिचुएशन में, देखिए जब ये इतराते हुए पीछे से आया तो समझिए यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है क्लोरीन निगेटिव चार्ज के साथ, और कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। OH पर देखिए कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। अब आप खुद समझिए, ये कार्बोकैटायन, इसके जो इलेक्ट्रॉन आयंस होंगे वो छोटे से होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम स्मॉलर एटम होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्मॉलर, इसका स्मॉलर, इसका स्मॉलर, तो ये रिपल्सिव फोर्स जनरेट नहीं कर पाता है। उस सिचुएशंस में यहाँ पर एक बॉन्ड का कोऑर्डिनेशन होगा, और जब बॉन्ड का कोऑर्डिनेशन होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स को समझिएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन वाला बॉन्ड टूटता हुआ OH वाला बॉन्ड बनता हुआ। तो जब इस आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू किया तो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, जो नेचर में होता है स्लो प्रोसेस। ये नेचर में कैसा प्रोसेस होता है बेटा, स्लो प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज स्लो प्रोसेस, एंड स्लो प्रोसेस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी एक ऐसा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, 4 से ज्यादा वो बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी 4 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 है, 5वां हाइब्रिड ऑर्बिटल आ नहीं सकता, वैकेंट भी रहता तो वो बना सकता था बॉन्ड, बट वो कार्बन की कैपेबिलिटी नहीं है कि 4 से ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सके, तो यहाँ पर 5 बॉन्ड बना। अब प्रॉब्लम क्या होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लोरीन ने कहा क्या, जब इसने नए OH के साथ बॉन्ड बना ही लिया तो इतराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ही हट जाता हूँ, राइट ना। क्योंकि जैसे अगर OH इधर से बॉन्ड बनाया तो क्लोरीन रूठ गया, और जैसे ही क्लोरीन रूठा ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, राइट ना। कहते ना किसी से रूठते हो तो तुम दूर चले जाते, तो सेम चीज है, जैसे इसने नया कनेक्शन बनाया पुराना बॉन्ड टूटा, नया बॉन्ड बना पुराना बॉन्ड टूटा, ऐसे लाइफ में भी होता है, जहां पर नए रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होते हैं वहां पुराने टूट जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, पुराना रिलेशन टूटा, एक नया रिलेशन स्टेप वाइज यहाँ पर प्रोसीड हुआ। अब फिर से देखिए, जो आपका पुराना रिलेशन टूट रहा वो भी नेचर में तो कोवैलेंट ही था। अब अगर ये नेचर में कोवैलेंट है तो ये भी कैसा प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस होगा, ये भी कैसा प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस। और जब ये टूटा तो कुछ इस टाइप का बॉन्ड बना, Cl- और यहाँ पर कुछ इस तरीके का हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर वो OH- और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब आप एक बात समझ रहे होंगे, पहले स्टेप में तो रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे स्टेप में रिएक्शन हो रहा, और रिएक्शन जब प्रोसीड हो रहा है तो उसमें 2 स्लोएस्ट स्टेप आपको नजर आ रहा है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप देखिए, नंबर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप कितने हैं, 2 हो गए। अब खुद ध्यान दीजिए, अगर नंबर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप 2 हो गए, इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कितना हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप is equal to 2, and in that case we can write that rate of reaction is directly proportional to the concentration of haloalkane, the concentration of haloalkane to the concentration of nucleophile। अब खुद देखिए दोनों स्लोएस्ट स्टेप था, इसलिए इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 1, यानी डेल्टा n इसको यहाँ पर क्या हो गया, 1 + 1 = 2, यानी आप लिख सकते हैं दिस इज बायमोलिकुलर रिएक्शन, दिस इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर है। तो यानी हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को फॉलो करता हो, या कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हमें समझना है, देन इन दैट केस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप पार्टिसिपेट इन द
केमिकल बॉन्डिंग। एक तो ये लिख सकते हैं आप, दूसरा या फिर ये लिख सकते हैं द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग इन द परफेक्ट कोलिजन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए एक भी टकरा के बॉन्ड नहीं बना, लेकिन यहाँ दोनों टकरा के बॉन्ड बना रहा, तो परफेक्ट कोलिजन में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 2 स्टेप भी मिला, 2 मॉलिक्यूल भी मिला। तो यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो नंबर ऑफ स्लोएस्ट स्टेप के बराबर होगा, या फिर इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज परफेक्टली कोलाइड टुगेदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, तो पांचवा प्रॉपर्टीज हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टीज हम यहां लिख रहे बेटा, देखो पांचवी प्रॉपर्टीज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ slowest step। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यू हैव एंजॉयड लेक्चर, आपको समझ में भी आ रहा होगा। सो बी कंटिन्यू थ्रू दिस चैनल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, ताकि आपको ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलते रहें और इट विल हेल्प यू लॉट्स टू फाइंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस ड्यूरिंग द केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन। राइट ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको बहुत ईजीएस्ट मिलेगा इस प्रोसेस में अगर आप समझेंगे। ओके, तो बी कंटिन्यू। ओके, अब देखें आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखो हाँ किस तरीके से आप इसकी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। लाइक जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, यू हैव 2 moles ऑफ NH3 catalyst as platinum, condition as high pressure and concentration as saturation। मतलब you have a platinum surface at higher pressure when ammonia gas is passed for the thermal decomposition with saturation level of concentration, then this ammonia is able to produce dinitrogen plus dihydrogen। राइट ना, तो हमने देखा क्या कि अगर हम लोग अमोनिया को थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, राइट ना, तो कौन सा रिएक्शन है ये? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहां पर समझिए, देखिए अगर आपके पास कुछ रेट एसिड बना है, देन वी हैव सीन दैट एक्सपेरिमेंटल रेट इज इक्वल टू K into मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 to the power 0। एंड क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इट डज मींस। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इट डज मीन। इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इट डज मीन। राइट ना, आपके पास क्वेश्चन है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा और इसका मीनिंग क्या निकलता। ओके, तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा डेल्टा एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल नंबर, या सीधा सीधा लिख देता हूं ना, इज इक्वल टू, ओके ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नंबर इन रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन में एक्सपेरिमेंटल नंबर कितना है, 0 है। इसका मतलब लिख सकते हैं क्या है यहाँ पर हम लोग, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 है, यानी इसका मतलब आगे क्या है, इट इज 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप खुद समझिए, यदि किसी केमिकल रिएजेंट के पावर के रूप में 0 का प्रयोग होता है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट 0 ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब दूसरा चीज समझिए, इसका मतलब क्या था, दूसरा मीनिंग समझिए, अगर किसी रिएक्टेंट पर पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, देन K into 1 इज इक्वल टू K। तो एक्चुअली मींस व्हाट, रेट इज इक्वल टू क्या है आपके पास, K, यानी रेट जो है वो कांस्टेंट हो गया। अगर रेट ऑफ रिएक्शन खुद कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन डज नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो 0 का मतलब यही होगा, यानी इसका 2 मतलब बना, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक मतलब तो इसका ये बना। दूसरा मतलब हम क्या बोल सकते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डज नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो दैट मींस क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया
ammonia does not alter the rate of reaction. The rate of reaction. That means we can say that means क्या हो गया? Rate of reaction independent from the concentration of ammonia gas. तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप नोट करके for zero order of reaction, यानी zero order of reactions के लिए, zero order of reactions के लिए क्या लिख सकते हैं? Rate of reaction reactant के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, एंड दैट इज योर कीवर्ड फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? बहुत आसान है। क्लियर है? तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता भी है आपको, भी सीबीएसई बोर्ड में खास करके दो नंबर वाले रीजनिंग क्वेश्चंस में पूछा जाता है ना। तो इसको देखिए एक बार, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलो ओके, आई होप यू एंजॉय दिस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है अगला पॉइंट। अगला देखिए किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन है आपके पास, लेट अस से दैट कि कोई केमिकल रिएक्शन है, ऐसा कुछ गिवन है। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है 100 of A plus 20 of B, राइट ना? छोड़ना, ऐसे लिख देता हूँ, A moles of A plus B moles of B, then we get product. बट रेट में ऐसा कुछ गिवन है, रेट इज इक्वल टू A to the power, रेट इज इक्वल टू K into A to the power 1/2 B to the power 1। इसका मतलब 3 बातें हम लोग पता कर सकते हैं। पहला, डेल्टा N इज इक्वल टू, वी कैन राइट ओवरऑल ऑफ रिएक्शन, और ओवरऑल ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? पावर को सम करते हैं तो हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा। दैट मींस क्या लिखे आपने? हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। सेकंड क्या कहता है? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ A? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ A, सो ऑर्डर फॉर A, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू दैट पावर इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट तीसरा लिख सकते हैं आप, ऑर्डर ऑफ B, ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आ गया ना? अब देखिए इस पावर का यानी डेल्टा N का रेट एक्सप्रेशन में क्या रोल है, वो चीज देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द रेट एक्सप्रेशन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ऑर्डर मतलब रोल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रोल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रेट एक्सप्रेशन। कि रेट एक्सप्रेशन में उसका क्या रोल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T। ये इक्वेशन हमने पहले पढ़ रखा है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? देखिए अभी, रेट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। अब देखिए ये भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मतलब Ca टू द पावर X इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। इसका मतलब ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो पावर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं? K इंटू C टू द पावर X प्लस Y इज इक्वल टू K इंटू C टू द पावर डेल्टा N। अब खुद आप समझदार होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों रेट जो है, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से हम K फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट ना? देन K इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? देखो, देन रेट इज इक्वल टू K इंटू C टू द पावर डेल्टा N। यानी K अगर फाइंड आउट करना होगा, इसलिए K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय C टू द पावर डेल्टा N। तो एक तो ये आ गया आपका। तीसरा समझ में आ गया? तो हम लोग रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्पीड कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ये स्पीड कांस्टेंट लिख सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब इसी से हम SI यूनिट फाइंड आउट करते हैं। देखो आगे SI यूनिट ऑफ आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया है? आपके पास आ गया K इज इक्वल टू रेट C टू द पावर डेल्टा N, राइट ना? अब देखिए उसी से SI यूनिट ऑफ K, स्पीड कांस्टेंट का SI यूनिट क्या होता है? ठीक है, स्पीड कांस्टेंट के लिए SI यूनिट तो पहला
डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 बना लेते हैं, 0। अच्छा रुको ना, पहले एक फाइनल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू, रेट के लिए SI यूनिट क्या होता है, तो रेट के लिए आपने पढ़ा था मोल पर लीटर पर सेकंड, बाय कंसंट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मोल पर लीटर पर पावर क्या है, डेल्टा एन है। अब डेल्टा एन के साथ इसको रिसॉल्व करने पर कुछ ऐसा मिलेगा आपको, मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर पावर डेल्टा एन लीटर पर पावर डेल्टा इनवर्स। अब सेम क्वांटिटी को ऊपर कर दो, मोल ऊपर भी है नीचे भी है, लीटर ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, डेल्टा एन माइनस में जाएगा तो मोल 1 माइनस डेल्टा एन, लीटर माइनस में है तो प्लस में जाएगा, यानी लीटर डेल्टा एन माइनस 1, ऊपर वाला माइनस 1 है, पर सेकेंड। अब पर सेकेंड भी हो सकता है, पर मिनट भी लिख सकता है, पर ईयर भी लिख सकता है, टाइम वहां पर टाइम के रूप में ही यूज होगा। देन ध्यान दीजिए यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, के लिए, तो के लिए आपके पास आ गया पहला डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, तो फॉर 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी फॉर 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोल ऐसा यूनिट ऑफ के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं, मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर, मोल पर लीटर पर ईयर। तो डिपेंड करता है ना बेटा, देखो टाइम सेकंड में है कि मिनट में है कि आवर में है कि ईयर में, समझ में आ गया, कुछ भी हो सकता है आपका टाइम। अब देखिए यहाँ से अगर डेल्टा एन इक्वल टू 1 है, डेल्टा एन इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ध्यान दीजिए, देखिए एस यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए मोल 1 माइनस 1, क्योंकि डेल्टा एन इक्वल टू 1 है, डेल्टा एन इक्वल टू 1 है, यहाँ पर भी डेल्टा एन इक्वल टू 1 है, तो लीटर 1 माइनस 1 पर सेकेंड, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, पर सेकेंड बचेगा। अगर पर सेकेंड बचेगा तो पर मिनट बचेगा, अगर पर मिनट बचा तो पर आवर बचेगा, पर आवर बचा तो पर डे लिख सकते हैं आप, पर ईयर लिख सकते हैं, पर मंथ लिख सकते हैं, राइट ना, ये डिपेंड करता है टाइम किस में गिवन है। अच्छा देखिए थर्ड अगर आपके पास है फॉर डेल्टा एन इज इक्वल टू 2, अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 है देन सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे देन एसआई ऑफ के इज इक्वल टू, देखिए मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 पर सेकेंड, यानी क्या आ गया यहाँ पर लीटर मोल इनवर्स, लीटर में पॉजिटिव मोल में निगेटिव, तो लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड, लीटर मोल इनवर्स पर मिनट, लीटर मोल इनवर्स पर आवर, लीटर मोल इनवर्स पर ईयर, राइट ना, तो टाइम बेटा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, जाने होंगे, बूझे होंगे, है ना, सारा चीज हो गया। ओके फ्रेंड, चलें फिर, सी यू टुमारो, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, take healthy food, increase your immunity, take a deep sleep also. Okay, bye bye, take care.